हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू नथौलिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लीगल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्लेन डाली जाती है। अब जब एक बार प्लेन डल जाती है और सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है कोर्ट पे, तो हमें दूसरी पार्टी को इंटीमेट करना पड़ता है। दैट मीन्स हमें डिफेंडेंट को बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, तभी वो आके अपनी प्लीडिंग्स कोर्ट में दे सकता है। तो हम ये कैसे बताएंगे, क्या तरीका है, उसको कहते हैं समन्स। हमें तो कोर्ट जो है वो समन्स इशू करता है और उनको जब हम सर्विस करवा देते हैं उसके बाद डिफेंडेंट कोर्ट में आके अपनी प्लीडिंग्स देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समन्स एक्चुअली मतलब क्या है? समन का मतलब है वो डॉक्यूमेंट जो इशू करा गया है कोर्ट के थ्रू, ताकि वो उस पर्सन को बुला सके और उसको डायरेक्ट कर सके कि उनको कोर्ट में किस दिन आना है और क्यों आना है। जनरली जो समन्स होते हैं ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डिफेंडेंट को बुलाने के लिए ही है, वो हम एविडेंस के टाइम एविडेंसेस को बुलाने के लिए भी यूज करते हैं या फिर इंस्पेक्शन के टाइम यूज किया जाता है। तो समन्स को हम बहुत बार यूज करते हैं, बट जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं दैट इज ऑर्डर 5 में, वो है टू कॉल डिफेंडेंट। सो आपका रूल 1 ऑफ ऑर्डर 5, जिसको हम सेक्शन 27 के साथ पढ़ते हैं, वो हमें बताता है कि जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट में, मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी, वो चाहे अगर इट इज द डिस्क्रिशन, वो समन्स इशू कर सकती है डिफेंडेंट को। जब वो समन्स इशू करेंगी तो वो उन्हें डायरेक्ट करेंगी कि उनको कोर्ट में अपीयर होना है और जितने क्लेम्स हैं उनको आंसर करना है या फिर अपना WS फाइल करना है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द समन्स टू द डिफेंडेंट। और अगर वो 30 days में नहीं कर पाता तो वो it shall allow the defendant to file it before 90 days of the service of the summons। जब समन्स इशू किए जाते हैं तो उसमें हम ये भी बताते हैं कि किसको आना है, whether the defendant is required to appear in person or he can appear through his pleader, जिसको पता है और जो अपने केस को बता सकता है, या फिर प्लीडर along with the authorized agent। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रिक्वायरमेंट, जो समन होगा वो जज के थ्रू साइंड होगा और उसमें कोर्ट की सील होगी। सो दिस इज हाउ अ समन इज फॉर्मुलेटेड। इसके अलावा आपका रूल 2 to 8 हमें फर्दर एसेंशियल कंडीशंस बताता है समन्स की। रूल 2 हमें ये बताता है कि जो समन्स है उनके साथ प्लेंट की कॉपी अनेक्स्ड होनी चाहिए। अगर हम प्लेंट अनेक्स नहीं करेंगे तो डिफेंडेंट को पता कैसे चलेगा कि उसके अगेंस्ट क्या केस है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या रिलीफ है। और जब तक उसको वो पता नहीं चलेगा तब तक वो उन क्लेम्स को कैसे आंसर करेगा और कैसे अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। इसलिए हम समन्स को प्लेंट की कॉपी के साथ भेजते हैं। नेक्स्ट रूल 3 हमें कहता है कि जो समन्स है वो ऑर्डर करेगा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को टू अपीयर इन पर्सन इफ इट इज रिक्वायर्ड। बट यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। आप रूल 3 को सेक्शन 132 और 133 के साथ पढ़ते हैं। सेक्शन 132 में कहा गया है कि अगर कोई भी लेडी जो कस्टम के थ्रू, जिसको ये बोला गया है कि वो इन पब्लिक अपीयर नहीं हो सकती, जैसे पर्दा नशीन विमेन्स, तो उस केस में ये रूल अप्लाई नहीं किया जाएगा। सिमिलरली सेक्शन 133 जो हाई डिग्नेटरीज या रैंक होल्डिंग पीपल्स हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर आपके जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ये सारी जो पोस्ट है, इन केसेस में भी आप इन पर्सन वाले को डू अवे कर देते हैं। सो दैट मीन्स यू हैव टू रीड योर रूल 3 along with section 132 and section 133। Moving ahead, फिर वो हमें ये बताता है रूल 4 कि अगर जो
डिफेंडेंट है ही रिजाइड्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट, तब हम उसको इन पर्सन बुला सकते हैं। या फिर वो विद इन 500 टू 200 माइल्स रिजाइड करता है कोर्ट की डिस्टेंस से, और जिसमें से 5/6 ऑफ द डिस्टेंस कैन बी ट्रेवल्ड विद द हेल्प ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उस केस में हम उसको इन पर्सन बुला सकते हैं। मूविंग अहेड, रूल 5 हमें बताता है कि जब हम समन्स सर्व करते हैं हम उसमें ये भी बताते हैं कि क्या हम उसको फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज बुला रहे हैं या फिर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस के लिए बुला रहे हैं। जितने भी स्मॉल कॉज कोर्ट के रिलेटेड केसेस हैं वो हमेशा फाइनल डिस्पोजल के लिए ही होती हैं, और फाइनल डिस्पोजल तब हो सकता है जब आप अपने साथ में विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो देयर विच इज गिवन अंडर योर रूल 8। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो चाहे तो वो अपने साथ जिन भी डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई करना चाहता है उनको लेके आ सकता है, विच इज देयर अंडर रूल 7। एंड फाइनली रूल 6 हमें बोलता है कि उसमें डेट स्पेसिफाइड होनी चाहिए। दैट मीन्स कि उसको किस दिन कोर्ट में आना है। इसमें हम ये नहीं कहते कि अगर कोई गलत डेट आ गई है तो नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए होगा। नो, वाई? बिकॉज ये इंटीमेशन है, तो इसमें हम प्रिज्यूम नहीं करते। जो डेट है वो स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए और उसी डे के लिए वो आने के लिए जिम्मेदार होगा। उसके बाद या उससे पहले वाली डेट्स के लिए हम उसको लायबल नहीं कर सकते। सो दीज आर ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड समन, और आपको उनमें ये सारी चीजें दिखेंगी जब आप उसको इश्यू करवाएंगे। अब जब समन्स इश्यू हो जाएंगे तो फिर हम उनको डिलीवर करवाएंगे, ईदर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट जिसमें एक्नॉलेजमेंट ड्यू होगा, जो हम जनरली आपके समन्स जो है वो कोर्ट के थ्रू डिलीवर किए जाते हैं। कोर्ट के थ्रू कोई कोर्ट का ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो उनको डिलीवर करता है और साथ में ही उनसे एक्नॉलेजमेंट भी लेकर आता है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप पर्सनली भी जाकर सर्विस कर सकते हैं समन्स टू द डिफेंडेंट, बट अगर डिफेंडेंट उस टाइम मना कर देता है एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स को साइन करने के लिए तो फिर फर्दर वो थ्रू द कोर्ट किया जाएगा। हाई कोर्ट के पास पावर्स होती है कि वो बता सकता है कौन कौन से रजिस्टर्ड कोरियर्स अप्रूव्ड हैं जिनके थ्रू आप भेज सकते हैं। और इनके अलावा आजकल नाउअडेज वी आल्सो यूज फैक्स एंड फैक्स एज अ प्रॉपर मोड ऑफ सर्विस फॉर द समन्स। जो डिलीवरी होगी समन्स की वो उसकी कॉस्ट जो है वो प्लेंटिफ बेयर करेगा। अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं तो उस केस में जितने डिफेंडेंट्स होंगे उन सबको पर्सनली हमें सर्विस करवाना पड़ेगा और उन सब के लिए हमें अलग अलग प्लेन्स की कॉपीज को देना पड़ेगा। सो ऑल द एक्सपेंसेस विल बी बियर्ड बाय द प्लेंटिफ। मूविंग अहेड, अब हम इन मोड ऑफ सर्विस क्या हो सकता है, या तो हम डायरेक्टली या पर्सनली सर्विस करवा सकते हैं या फिर हम सब्सटीट्यूटेड तरीके से करा सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, पर्सनली या डायरेक्टली का ये मतलब है कि जब हम डिपेंडेंट को पर्सनली समन्स देंगे और वो एक्नॉलेजमेंट पे साइन कर देगा। अगर वो विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन रहता है तो हम उसको पर्सनली करवा सकते हैं, या फिर अगर उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट है जो वहां रहता है उस केस में भी हम पर्सनली करवा सकते हैं। इफ उसका बिजनेस है और उसके एजेंट यहाँ रह रहे हैं विद इन द जुरिस्डिक्शन तो उस केस में भी हम एजेंट्स को सर्विस करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जो वहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का एजेंट है जो उसका वहां पे देखरेख कर रहा है हम उसको भी करवा सकते हैं। अगर हम पर्सनल सर्विस करवाते हैं बट वो रिफ्यूज कर देता है उसको एक्सेप्ट करने से या फिर एक्नॉलेजमेंट को साइन करने से, तो उस केस में जो सर्विंग ऑफिसर है वो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी सब्सटीट्यूटेड सर्विस का हेल्प ले सकता है। उस केस में क्या होगा कि वो किसी विटनेस के थ्रू जो उसका घर वगैरह को आइडेंटिफाई करवाता है उस घर के बाहर किसी को कॉन्स्पिशियस प्लेस पे उस समन्स को
पेस्ट कर सकता है, अफिक्स कर सकता है। सिमिलरली अगर इफ ही इज कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ही इज वर्किंग फॉर गेन, तो उस केस में भी वो वहां पे उसको अफिक्स करवा सकते हैं। दोनों ही केसेस में वो कोर्ट को जाके रिटन में बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और अगर कोर्ट चाहे तो वो उनको ऑन ओथ एग्जामिन भी करवा सकती है, और उसके बाद इट विल डीम टू बी हैविंग द सेम इफेक्ट एज इफ इट वाज पर्सनली सर्व टू द डिफेंडेंट्स। उसके अलावा कोर्ट को अगर ये लगता है कि डिफेंडेंट जानबूझकर सर्विस नहीं होने दे रहा या डिले कर रहा है, तो वो खुद से चाहे तो अफिक्सेशन के लिए या फिर पब्लिकेशन इन द लोकल न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर बोल सकती है, और दोनों को हम सेम इफेक्ट देंगे एज इफ इट वाज डिलीवर्ड पर्सनली टू हिम। वेल, यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन करना भूल गई कि हम उसके फैमिली के किसी भी अडल्ट मेंबर को सर्विस करवा सकते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, बट हम उसके सर्वेंट्स को नहीं कर सकते सर्विस समन्स का। उसके अलावा जो भी पर्सन है जिसको सर्व किया गया है, उसको एक्नॉलेजमेंट पे साइन करना होता है। अगर वो साइन नहीं कर सकता, इफ ही इज इन दैट केस वो थंब इम्प्रेशन लगाएगा। अगर विमेन्स है तो वो राइट थंब लगाएंगी, अगर मेल है तो वो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाएंगे। फर्दर रूल 13 हमें बताता है कि हम समन्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लेटर्स के साथ इन केस ऑफ एनी डिग्निटरीज या फिर रैंक होल्डिंग पर्सन जिनको हमें समन्स इशू करना है। तो कोर्ट अगर चाहे तो अपने मैसेंजर के थ्रू पर्सनली उनको ये लेटर इशू कर सकती है, और इसमें सारे वो पर्टिकुलर्स होंगे जो एक सम्मन में होने चाहिए। मैंने कुछ इंस्टांसेस लिखे हैं जिसमें हम डायरेक्टली डिफेंडेंट को इशू करने की जगह सम्मन पहले किसी और को करते हैं, और जिसको भी सम्मन इशू किया जाता है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको रिटर्न करे विद हिज सिग्नेचर और रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफेंडेंट के साथ, और फिर उसको ट्रीट किया जाएगा एज एन एविडेंस ऑफ प्रॉपर सर्विस ऑफ द डिफेंडेंट। सो यू कैन टेक डाउन दीज फॉर योर रेफरेंसेस एंड यूज देम। From my side today, I'll see you soon in the next video. If you have any doubts, any queries, please put them below in the comment section. Bye bye.